तुर्की की जॉइंट वेंचर कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का सिक्योरिटी क्लियरेंस ही रद्द कर दिया। तुर्की की यह कंपनी भारत के 8 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विस देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने तुर्की की इस कंपनी पर एक्शन कर दिया। तत्काल प्रभाव से तुर्की की कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। यानी युद्ध भले ही रुक गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक्शन चालू है। वो पाकिस्तान का साथ देने वालों को भी नहीं छोड़ रहे और इसलिए तुर्की पर एक्शन तेज हो गया है और इसका ट्रेलर नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है। जरा आप भी ट्रेलर देखिए, फिर बताता हूं ट्रंप ने कैसे पलटी मार दी। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन थे। ओके, वहाँ बिल्कुल मत जाओ, वहाँ का एप्पल हर चीज बंद कर दो, वहाँ पे सब कुछ बायकॉट कर दो। हम पाकिस्तान, तुर्की और चाइना के खिलाफ भी बॉयकॉट करेंगे और हम उन्हें इकोनॉमिकली वीक करेंगे। वफा के जख्मी परिंदे, वफा के जख्मी परिंदे, तेरे लहू की कसम, तेरे शिकारी का खाना खराब कर दूंगा। जब अपने खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है तो पहला भी फ्लाइट टर्की ने अपने खिलाफ ही भेजा, तो ऐसे गद्दार लोगों का एप्पल हम काय को खाएंगे। यानी भारतीय कह रहे हैं कि ये तुर्की का सेब खाने का समय नहीं है, उसे सबक सिखाने का समय है। तुर्की के खिलाफ ये एक्शन तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो तुर्की को घुटनों पर लाने के लिए पूरी फिल्म का आना बाकी है, क्योंकि तुर्की के ही ड्रोन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज किए थे। और वो तुर्की है जिसके यहां भूकंप आया तो भारत ने सबसे पहले मदद की थी। कैसा देश है भाई। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने तुर्की की कंपनियों से जुड़े सभी समझौतों को रिव्यू करना शुरू कर दिया है। ये समझौते मेट्रो, रेल, सुरंग निर्माण और एयरपोर्ट सर्विसेज से लेकर एजुकेशन और मीडिया जैसे फील्ड्स में हुए हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, मेट्रो रेल और आईटी जैसे सेक्टर्स में काम कर रही तुर्की की कंपनियों की भूमिका का दोबारा रिव्यू किया जा रहा है। IBEF यानी इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत और तुर्की के बीच आपसी व्यापार 88,000 करोड़ रुपए के पार चला गया था। ऐसे में अगर तुर्की के खिलाफ भारत की फाइनेंशियल स्ट्राइक तेज हुई तो तुर्की को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान तय है। भारत ने तुर्की के खिलाफ यह एक्शन ऐसे समय में शुरू किया है जब तुर्की अपनी आतंकी देश पाकिस्तान की मदद जारी रखने को उतारू दिख रहा है। आज तुर्की ने एक बार फिर आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के समर्थन की बात कह दी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को डियर ब्रदर बताया और भविष्य में भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात कही। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि डियर ब्रदर शहबाज शरीफ तुर्की और पाकिस्तान का भाईचारा सच्ची दोस्ती के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। आगे एर्दोगन ने लिखा कि वो भविष्य में भी अच्छे बुरे समय में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती जिंदाबाद। और ये दोस्ती कोई ऐसी नहीं कि पाकिस्तान ने तुर्की की कोई मदद कर दी। ये वही कि तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, तुम भी इस्लाम मानने वाले हम भी इस्लाम मानने वाले हिसाब चल रहा है और कुछ नहीं। अगर मानवता की बात होती तो वो भारत का वो की मदद याद रखते कि जब हम इतने संकट में थे कि भयंकर भूकंप आया था कि नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से सबसे पहले मदद भिजवाई थी। लेकिन वो मदद नहीं भाई, इनको तो एम फैक्टर याद आ रहा है। भारत अब तुर्की को कोई बिजनेस नहीं देगा, यह क्लियर होता जा रहा है। एक पैसा तुर्की को नहीं मिलेगा, इसके लिए प्रयास हो रहा है। भारत में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम जोर पकड़ चुकी है। मोदी सरकार के एक्शन से पहले ही देश के लोग अपने अपने तरीके से पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान के साथ ही तुर्की के खिलाफ भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। तुर्की के कंप्लीट बॉयकॉट की मांग हो रही है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री करीब 700 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने अपील की है कि वो चीन और तुर्की के साथ सभी तरह के व्यापार को रोक दें। व्यापार संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी तुर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट की अपील की है। इस बॉयकॉट मुहिम का असर दिखने भी लगा है। मेक माई ट्रिप के मुताबिक दोनों देशों की ट्रैवल बुकिंग में 60% की कमी आ गई है। ट्रिप कैंसिलेशन 250% बढ़ गया है। ट्रैवल प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यात्रियों से कहा गया कि वे तुर्की और अजरबैजान की यात्रा तभी करें जब बहुत जरूरी हो। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग्स प्लेटफॉर्म इक्जिगो ने तुर्की, चीन और अजरबैजान के लिए सभी फ्लाइट और होटल बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। आप सुनिए, गुजरात में राजकोट में टूर ऑपरेटर्स ने तुर्की के टूर का बॉयकॉट कर दिया। वो कह रहे हैं कि तुर्की के टूर की बुकिंग ही नहीं लेंगे। अब सुनिए जरा इन लोगों को। तो तुर्की को हमने पूरे का पूरा बॉयकॉट किया है क्योंकि वो टेररिस्ट कंट्री का साथ दे रहे हैं कि वो हमारे पैसों से हमारा पैसों से वो
मतलब डिफेंस खरीद के वो हमारे खिलाफ ही वो यूज कर रहे हैं। पूरे का पूरी तरह तुर्की का हमने बैन कर दिया है। पूरा देश पाकिस्तान के मददगार तुर्की के संपूर्ण बॉयकॉट की मांग कर रहा है। सरकार ने तुर्की के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। व्यापारी हों या ट्रैवल एजेंसियां या फिर फिल्म इंडस्ट्री, सब एक आवाज में तुर्की का बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से जब तुर्की के बॉयकॉट पर सवाल पूछा गया तो उनके नेताओं के मुंह में मानो दही जम गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा बगले झांकने लगे, एक दूसरे की तरफ माइक करने लगे कि तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। बोले फिर अच्छा देखते हैं, बाद में बताएंगे। सुनिए, देखिए कांग्रेस की हालत। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बॉयकॉट पे सर क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करते हैं? ये क्षेत्र में इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर, यानी कांग्रेस अभी भी मूड बना रही है कि तुर्की का विरोध करना है कि नहीं करना है। एक दूसरे की तरफ माइक कर रहे हैं। एक लाइन नहीं बोल सकते थे कि देश के खिलाफ जो भी है हम उसके साथ कैसे हो सकते हैं, ये कांग्रेस की नीति है। नहीं बोल सकते थे, इधर उधर माइक करने लगे। कांग्रेस भले ही तुर्की के खिलाफ देश में भड़के गुस्से पर कंफ्यूज है, लेकिन भारत के लोगों ने मन बना लिया है कि पाकिस्तान की मदद का सबक तुर्की को सिखाएंगे। व्यापार संगठनों और ट्रैवल एजेंसीज के बाद अब देश की यूनिवर्सिटीज भी बॉयकॉट तुर्की मुहिम में शामिल हो गई। दिल्ली में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ हुआ एमओयू रद्द कर दिया है। इस एमओयू पर इसी साल 3 फरवरी को साइन किए गए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी तुर्की सरकार से जुड़े सभी एजुकेशनल संस्थानों से किए गए एमओयू को सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ किए गए एमओयू को रद्द कर दिया है। दो देशों की यूनिवर्सिटीज के बीच क्रॉस कल्चरल रिसर्च और स्टडी में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के एमओयू साइन किए जाते हैं। वहीं भारत के कई सेब व्यापारियों ने तुर्कियों से सेब इंपोर्ट नहीं करने का ऐलान कर दिया है। फिल्म इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों की तुर्की में होने वाली शूटिंग कैंसिल कर दी है। यानी जिससे जो बन पड़ रहा है उस लिहाज से वो तुर्की का विरोध कर रहा है। कितना असर होगा, कितना इंपैक्ट होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैसेज जाना जरूरी है कि तुम आतंकवाद के साथ खड़े हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो सकते। और पाकिस्तान खुद तो डूबेगा, अपने दोस्तों को भी लेकर डूबेगा, यह क्लियर होता जा रहा है। पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसी है कि उस पर आंधी आई हुई है, भारत नाम की एक आंधी। जब आंधी आती है तो आप जल्दी जल्दी दरवाजे खिड़की बंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस भारत की आंधी में उड़ा जा रहा है। वो एक खिड़की बंद करता है तो दूसरी खिड़की खुल जाती है, फिर दौड़ के उधर जाता है, खिड़की बंद करता है तो दरवाजा खुल जाता है। और भारत की आंधी पाकिस्तान को उड़ा ले जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके वापस लेने की बात बार बार करनी शुरू कर दी है। मिशन पीओके का बटन दबा दिया है नरेंद्र मोदी ने, ऐसा लगने लगा है। दूसरी तरफ सिंधु जल समझौते पर कह दिया है भारत ने कि पाकिस्तान को इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। तीसरी तरफ पाकिस्तान के एटम बम के फ्यूज नरेंद्र मोदी ने उड़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन चौथा बड़ा एक्शन, जिसकी बड़ी खबर अभी पहले आपको बता दूं, भारत की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी आ गई है। भारत ने आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान भारत को सौंपे, यह पाकिस्तान से कह दिया है। मसूद अजहर, भारत ने कह दिया कि पाकिस्तान आतंकी मसूद अजहर को भी भारत को सौंपे। आतंकी सैफुल्लाह, जो इस पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि इसको भी सौंपो, हमको दो, तुमसे नहीं होगा, हम इनको निपटा देंगे। पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह। भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड आतंकियों की एक लिस्ट दे दी है भाई। भारत ने कह दिया है कि ये अब एक दो इस पे उस पे बात नहीं होगी, हम घुस के मारना चाहेंगे मार देंगे, तुमने देख लिया, इसलिए बेहतर है कि ये लिस्ट पकड़ो और हमको हाफिज सईद भी दे दो, हमको वो मसूद अजहर भी दे दो, और हमको ये सैफुल्लाह और बाकी जो पूरी लिस्ट है दे दी है भारत कि खत्म करो तमाशा, ये दे दो हमको। और ये बहुत बड़ी बात है। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर क्या कहा है। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान को लिस्ट दी जा चुकी है आतंकियों की, अब तुम्हारा एक ही काम है कि उनको भारत को सौंप दो। और भारत ये करा सकता है क्योंकि भारत ने इस वक्त पाकिस्तान की नस दबा रखी है, सिंधु जल समझौता। भारत बोले थोड़ा पानी छोड़ेंगे, तुम एक काम करो, उधर से ये आतंकी भेजो इधर। खैर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास आपको बताता हूं। बलूचिस्तान में बड़ा बवाल, इधर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के परमाणु बम के फ्यूज उड़ा दिए हैं क्या?
पाकिस्तान का ऐसा इलाज शुरू हुआ है कि वो चाहकर भी परमाणु हमला नहीं कर पाएगा क्या? अब इसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं। दरअसल पीएम मोदी के बैक टू बैक एक्शन से पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बचाए क्या छुपाए। इसी बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान को नई टेंशन दे दी। पहले भारत ने पाकिस्तान के उन एयरबेसेस को तबाह किया जिसके पास ही पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हैं। अब पीएम मोदी पाकिस्तान का वो इलाज करने चले हैं जिससे पाकिस्तान अपने एटम बम से भी हाथ गवा देगा। पीएम मोदी वो प्लान बना रहे हैं जिससे पाकिस्तान के परमाणु धमकी का परमानेंट इलाज हो सकता है। पीएम मोदी वो चक्रव्यूह रच रहे हैं जिससे पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो होंगे लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल ही नहीं होगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। यानी जिस ताकत पर पाकिस्तान उछलता था, पीएम मोदी उसकी ताकत का बटन स्विच ऑफ करने वाले हैं। एक बार यह बटन स्विच ऑफ हो गया तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। आतंकवाद पर तो पाकिस्तान पहले ही घिरा हुआ है, उसे नेक्स्ट लेवल पर घेरने की तैयारी भारत ने शुरू कर दी। पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने क्या नया प्लान बनाया है? पाकिस्तान ने परमाणु बम कैसे भारत उससे छीन सकता है? पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर क्या नया अपडेट है, आज आपको सब बताऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रेक के बाद पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया था कि अब पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। यह बयान पीएम मोदी के उस प्लान का हिस्सा था जिसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिया। अब यह प्लान क्या है उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। आतंकवाद के मोर्चे पर तो भारत ने पहले ही पाकिस्तान को घेरा हुआ है। अब भारत दुनिया को यह बताएगा कि पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, कैसे पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है और इसका कुछ करना होगा भाई, नहीं तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनिए। उनके बयान में ही पीएम मोदी का अगला प्लान क्या है आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसकी डिटेल बताता हूं। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बहुत बड़ा बयान है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमेशा के लिए ताला लगवाने की अब तैयारी शुरू कर चुका है। भारत ने ठान लिया कि अब दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ साथ उसके परमाणु खतरे से भी जो डर जुड़ा हुआ है वो दिखाना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने दुनिया में घूम घूम कर सबको बताया कि ये एक नंबर का टेररिस्ट कंट्री है पाकिस्तान, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और इसलिए जब भारत एक्शन करता है तो दुनिया भारत के साथ खड़ी होती है। और अब पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितने खतरनाक है, भारत अब इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को बता दिया नूर खान बेस और सरगोदा उड़ा के कि तुम हम पे फोड़ तो नहीं पाओगे, लेकिन अब वो दुनिया को बता रहा है भाई हम पे नहीं फोड़ पाएगा, लेकिन इधर उधर फटेगा तुम सोच लेना फिर किसका क्या होगा। दुनिया के लिए जानना जरूरी है कि एक ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम है जो इंटरनेशनल टेरर का गढ़ है। एक ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम है जहां सेना और आतंकियों के बीच गठजोड़ है। एक ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम है जो कंगाल है, जहां फौज बेलगाम है, जहां तख्ता पलट आम बात है। एक ऐसे देश के पास परमाणु बमों का जखीरा है जहां के नेता परमाणु बम की धमकी ऐसे देते हैं जैसे परमाणु बम नहीं सुतली बम की बात कर रहे हैं। यानी जिसको मन आता है वो वहां एटम बम की धमकी देने लगता है। पाकिस्तान के नेताओं के यही बयान पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के खतरे में होने की गवाही दे रहे हैं। भारत दुनिया को बताने जा रहा है कि इन बयानों को नजरअंदाज करने की भारी कीमत दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। जो डोनाल्ड ट्रंप आजकल भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने का दावा कर रहे हैं, उन्हीं के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु बमों को लेकर चिंता जता रखी है। तब अमेरिकी अधिकारियों को यह टेंशन थी कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ न लग जाएं। उस वक्त ट्रंप ने भी पाकिस्तान के लिए कहा था कि वो आतंकियों को पनाह देता है। साल 2022 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया था। कहा था कि पाकिस्तान वो देश है जहां बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार मौजूद हैं। इसी डर की वजह से अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर भी नजर रखता आया। खुद अमेरिका मानता है कि पाकिस्तान तो दुनिया के लिए वो टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव तो दुनिया अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही देख चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला ली थी।
पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के कंट्रोल और इस्तेमाल का फैसला वहां की नेशनल कमांड अथॉरिटी ही करती है। हालांकि बाद में पाकिस्तान ऐसी कोई मीटिंग बुलाने से पलट गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि यह पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का एक हिस्सा था। लेकिन ऐसे तिकड़म को ही भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ पक्के सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।